हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हमने 2 पेज डिस्कस कर लिया। अब ये तीसरा पेज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। तो मतलब अगर मान लीजिए कोई एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वो भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। सो देयर इज़ नो डाउट दैट ऑल द फंक्शंस विल बी परफॉर्म बाय ऑल द ऑर्गेनिजम्स, वेदर इट इज़ यूनिसेलुलर और वेदर इट इज़ मल्टी सेलुलर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिंगल सेल्ड है या मल्टी सेलुलर है, तो सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। ठीक है, जो भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं। A single-celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes and grows and reproduce। मतलब सारी प्रोसेस कर रहा है। देखिए, सिंगल सेल जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा है, तो ये फूड कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को, रेस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये भी सारी प्रोसेस करता है, चाहे सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। और यही सारे सिमिलर फंक्शंस जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें भी कैरिड आउट होते हैं। वो किसके द्वारा किए जाते हैं? ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। वो एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल होता है, उसके द्वारा किए जाते हैं, फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू, जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ इन 10 फॉर्म ऑर्गन्स, यानी कि सेल्स मिलके टिश्यू को बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स को बनाते हैं। तो इस तरह से सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है? सेल्स मिलके टिश्यूज़ को बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स को बनाते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं शेप ऑफ सेल्स। तो जब शेप ऑफ सेल की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है, कैसे आप डिफाइन करें किसी शेप को? शेप देखिए, अमीबा का खास करके बहुत ही इरेगुलर होता है। जैसे अमीबा कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा के केस में क्या होता है? तो अमीबा के केस में क्या होता है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बल्कि देखिए अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डेफिनेट शेप है। जैसे देखिए प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, तो सबका आप देख सकते हैं कि सबका एक डेफिनेट शेप होता है, फिक्स शेप होता है। लेकिन अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं है। अमीबा जो है अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ठीक है, so amoeba keeps on changing its shape and there is no specific or particular shape of the amoeba, and we can also observe the projections of varying length protruding out of its body. This is called सीरोपोडिया। जो आप अलग अलग तरह के जो शेप्स देखते हैं, अलग अलग तरह के कुछ प्रोजेक्शंस उसकी बॉडी से निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। ठीक है, सीडोपोडिया का मतलब क्या होता है? सीडोपोडिया का मतलब, सीडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीट, मतलब फॉल्स फीट का काम करता है। थोड़ी देर के लिए वो स्ट्रक्चर बनता है और फिर बाद में गायब हो जाता है। और जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, कभी इसका शेप ऐसा है तो कभी इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। तो ये एक फॉल्स स्ट्रक्चर बना देता है ये दोनों। ठीक है, तो ये एक फॉल्स फीट है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सीडोपोडिया हो जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव और फीड्स। ये जो प्रोजेक्शन है कभी अपीयर होता है, कभी डिसअपीयर होता है। मतलब एक प्रोजेक्शन कभी बन जाता है और कभी हट जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये प्रोजेक्शन कभी बन जाता है और कभी हट जाता है। तो ये फॉल्स फीट है, मतलब थोड़ी देर के लिए बनता है फिर बाद में गायब हो जाता है। तो सीडोपोडिया क्या है? फॉल्स फीट है, मतलब एक थोड़ी देर के लिए बना हुआ नकली का एक तरह से फीट है वो। तो अमीबा के केस में आपने जान लिया कि उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता और सीडोपोडिया उसमें बनता रहता है। इसके बाद आ रहा है अ वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि जो वाइट ब्लड सेल होता है ना, जो वाइट ब्लड सेल होता है यानी कि WBC होता है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन के ब्लड में, ये भी एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल का। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक
सिंगल सेल का विच कैन चेंज इट्स शेप, जो कि अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है, विच कैन चेंज इट्स शेप, जो कि अपना शेप चेंज कर सकता है। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखिए WBC तो क्या है, सिर्फ एक सेल है, सिंगल सेल है, लेकिन अमीबा क्या है, अमीबा एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये सेल नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल से बना हुआ है। अदरवाइज एक सेल 2 सेल होती हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन अमीबा जो है वो एक सेल का ही पूरा ऑर्गेनिज्म है। अदरवाइज क्या होता है भाई, बहुत सारी सेल्स मिलके एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, लेकिन अमीबा के केस में ऐसा नहीं है। अमीबा के केस में क्या है कि अमीबा खुद ही एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, जो जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म है जो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की, ठीक। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियन ऑफ सेल। देखिए सबका शेप अलग अलग होता है, हमको पता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ब्लड की बात करें, यहाँ नीचे हम देख रहे हैं ब्लड सेल, मसल सेल, नर्व सेल, ह्यूमन बींग्स के अलग अलग सेल्स को हम देख रहे हैं, चाहे ब्लड सेल हो, चाहे मसल सेल्स हो, चाहे नर्व सेल्स हो। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए सबका अलग अलग शेप किस हिसाब से बनता है, क्योंकि उनके स्पेसिफिक कुछ फंक्शन होते हैं, अलग अलग उनके कुछ फंक्शन भी तो होते हैं ना, तो अलग अलग उनके फंक्शन होते हैं, स्पेसिफिक उनके फंक्शन होते हैं, तो उन्हीं फंक्शंस के वजह से इनका अलग अलग शेप भी बना होता है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। ज़्यादातर सेल्स कैसी होती हैं, राउंड होती हैं, स्फेरिकल होती हैं और इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड। कुछ सेल्स कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड होती हैं दोनों एंड पर। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप। उनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप जैसा होता है। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग। कभी कभी सेल्स बहुत लॉन्ग होती हैं। सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन। कुछ तो होती हैं ब्रांच्ड होती हैं, तो जैसे कि नर्व सेल हो गया या न्यूरॉन हो गया, इसमें ब्रांच सेल भी होती हैं, इसमें ब्रांचिंग होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में सब कुछ, ठीक है। द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस। अब याद कर लीजिए इसका फंक्शन क्या है भाई। देखिए फंक्शन भी सबका होता है, तो बोला नर्व सेल्स क्या करते हैं, दे रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस। नर्व सेल्स का काम क्या होता है, बॉडी में मैसेज को रिसीव करना और ट्रांसफर करना। देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो नर्व सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो बॉडी में एक मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाते हैं। इससे वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। तो पूरी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी कंट्रोलिंग और उनका कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कौन, नर्व सेल्स, ठीक है। तो नर्व सेल्स इनको हेल्प करते हैं बॉडी में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में, और बॉडी को पूरा अच्छे से कंट्रोल करने में और कोऑर्डिनेट करने में पूरा हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स हैं, लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल्स हैं, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं सेल के, ये इंपॉर्टेंट है आपके, तीनों देख लीजिए आप, ठीक है। स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स, स्पिंडल शेप मसल सेल्स, और ये लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल्स। तो इसको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, इनको ड्रॉ करके देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, पूरा एक एक लाइन आप रीड कर लीजिए, पूरा वीडियो आप सुन लीजिए, एक बार 2 बार वीडियो सुन लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको शायद दूसरों की भी हेल्प हो सके, आप दूसरों की भी हेल्प कीजिए ना। बाकी जो आपके दोस्त हैं उनके पास भी ये वीडियोज़ भेजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ अच्छी टीचिंग हो रही है यहाँ पर, तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। ये एक पेज हमने और डिस्कस कर लिया है, फिर हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा क्या है इसके बारे में, सेल्स, साइज ऑफ सेल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट पेज। तो आज के लिए जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप रफ में एक जगह नोट करते जाइए, कहीं साइंस का एक साथ पूरा इकट्ठे, और इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं आप बनाइए, लिखिए, सॉल्व कीजिए। किताब में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उनको पूरा सॉल्व कीजिए इसके बेसिस पर। तो इसके बेसिस पे जितना भी आप पढ़ते जा रहे हैं, इनके बेसिस से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व कर सकते हैं उसको आप पूरा अच्छे से सॉल्व कीजिए, ताकि आपको चीज़ें साथ के साथ याद होती रहते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ,
चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए, किताब को रीड कीजिए, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिए। इसको पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट पेज के साथ।